जन विश्वास की संकल्पना एवं संवर्धन प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2023। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ऐसे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है जिनमें सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं होता है और उनके स्थान पर दीवानी दंड या प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था करनी है। छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक के अब गंभीर आपराधिक परिणाम नहीं होंगे। न्याय प्रणाली पर बोझ कम होगा और गंभीर अपराधों के न्यायिक निर्णय को प्राथमिकता दी जाएगी। जन विश्वास अधिनियम के कार्यान्वयन का अनिवार्य रूप से मतलब है कि 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले अधिकांश मामलों का फैसला अब अदालत द्वारा नहीं किया जाएगा। किन कारकों या परिस्थितियों के कारण जन विश्वास अधिनियम की शुरुआत हुई और इन कानून को बनाने के लिए निर्देशित करने वाले मूलभूत सिद्धांत क्या थे? व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ बढ़ाने को कम के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में व्यवस्थित रूप से कार्य जारी है। व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करना महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इस विधायी प्रयास के लिए प्रेरणा 29 जून 2022 को आयोजित सचिवों की समिति की बैठक में चर्चा के दौरान मिली, जहां विभिन्न मंत्रालयों में गैर अपराधीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर विचार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने एक सामान्य संशोधन विधेयक का सुझाव दिया और उन संभावनाओं पर प्रकाश डाला जिनकी बदौलत विभिन्न क्षेत्रों में गैर अपराधीकरण प्रयासों को एकीकृत किया जा सकता है और न्यायपालिका तथा विधायी विभाग का समय बचाया जा सकता है। सरकार पहले कुछ पुराने कानूनों को पूरी तरह से निरस्त कर चुकी थी और यह गैर अपराधीकरण के बदले कई अधिनियमों को एक साथ संशोधन करने वाला एक नया सामान्य संशोधन विधेयक है। कैबिनेट सचिव और विधायी विभाग के साथ परामर्श करने पर यह स्पष्ट हो गया कि इस तरह की विधेयक पेश करना एक व्यवहार्य और कार्यनीतिक दृष्टिकोण था। इसने जन विश्वास अधिनियम की शुरुआत को चिन्हित किया, जो कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने और अधिक व्यापार अनुकूलन वातावरण को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित हुआ। इसके मूलभूत सिद्धांतों ने एक संतुलित कानून ढांचे को प्राथमिकता दी है और गैर हानिकारक अपराधों के लिए मामूली आपराधिक सजा को दीवानी दंड या प्रशासनिक कार्रवाइयों से बदल देता है। जन विश्वास अधिनियम 2023 के लिए 19 केंद्रीय मंत्रालयों की भागीदारी के लिए नियमित और निर्बाध अंतर मंत्रालयी समन्वय की आवश्यकता होगी। इस तरह के समन्वय में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इतने व्यापक सहयोग के लिए क्या कार्यनीतियां अपनाई गई? सावधानीपूर्वक नियोजन और स्पष्ट संचार चैनलों के माध्यम से मंत्रालयों में निर्बाध सहयोग हासिल किया गया। नियमित परामर्श, अंतर मंत्रालयी बैठकें और एकीकृत दृष्टिकोण प्रभावी समन्वय की कुंजी थे। कार्यनीतियों में व्यापक ब्रीफिंग, विविध दृष्टिकोणों को हल करना और उद्देश्यों को संरेखित करना शामिल था। कैबिनेट नोट के मसौदे की पहल से योजना, निर्देशों तथा सिद्धांतों को पूर्ण स्पष्टता और
नियामक सुधारों के प्रति साझा प्रतिबद्धता सफलता सुनिश्चित करने वाले प्रमुख तत्व थे। उदाहरण के लिए, जब नौकरशाही मार्गों को छोड़ने के लिए समय कम था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि और कुछ अन्य मंत्रालयों की विशिष्ट चिंताओं को संचार के अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से संबोधित किया गया था। इस सक्रिय दृष्टिकोण ने सहयोगात्मक प्रयास की समग्र गति को बनाए रखते हुए चिंताओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। टेलीफोन संचार का उपयोग अलग अलग मंत्रालयों द्वारा उठाए गए मुद्दों को तुरंत संबोधित करने, हितधारकों के बीच सहयोगात्मक भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। जनविश्वास विधेयक का सीधा असर कारोबार और उद्योगों को सुगम बनाने पर था। क्या आप जनविश्वास अधिनियम 2023 बनाने के दौरान हितधारकों के साथ प्रभावी संचार और जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई कार्यनीतियों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? हितधारकों की भागीदारी एक सतर्क प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक मंत्रालय अंतर्दृष्टि और चिंताओं को इकट्ठा करने के लिए अपने स्तर पर परामर्श आयोजित करता था। इसके अतिरिक्त जनविश्वास विधेयक के प्रारंभिक प्रारूपण के बाद उद्योगों, संघों और संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक जुड़ाव के प्रयास किए गए। इस समावेशी दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि विविध दृष्टिकोणों पर विचार किया गया और मूल्यवान सुझाव मांगे गए। विभिन्न उद्योगों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समझने के लिए निरंतर संवाद को बढ़ावा देते हुए नियमित संचार चैनल स्थापित किए गए। व्यापक लक्ष्य कानून तैयार करना था जो न केवल नियामक जटिलताओं को संबोधित करता हो बल्कि जमीनी स्तर पर व्यवसायों द्वारा सामना की जाने वाली व्यावहारिक ज़रूरतों और चुनौतियों को भी प्रतिबिंबित करता हो। निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करके जनविश्वास अधिनियम 2023 ने एक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण हासिल किया जो व्यवसाय करने में आसानी, जीवन सुगमता में सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गैर अपराधीकरण की कवायद के समन्वय में विविध दृष्टिकोण और नई चुनौतियां शामिल हैं। जनविश्वास अधिनियम के विकास के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के हितों और उद्देश्यों को संरेखित करने के लिए किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इन चुनौतियों पर कैसे काबू पाया गया। जनविश्वास अधिनियम कवायद के दौरान विविध दृष्टिकोणों को संरेखित करना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। इस प्रक्रिया में बाधाओं का सामना करना पड़ा जिसके लिए नवीन समाधानों और लगातार प्रयासों की आवश्यकता पड़ी। महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक विभिन्न मंत्रालयों में अलग अलग दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं में सामंजस्य स्थापित करना था। माननीय प्रधानमंत्री और कैबिनेट सचिव के पर्यवेक्षण मार्गदर्शन ने अंततः विभिन्न मंत्रालयों के संबंधित संशोधनों के लिए एक सामान्य उद्देश्य और दृष्टिकोण प्रदान किया। इसके अलावा एक समिति भी बनाई गई जिसमें नीति आयोग के सीईओ, कानूनी मामलों का विभाग, DOLA, उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग, DPIIT और संबंधित मंत्रालय तथा विभाग शामिल थे। इस समिति ने उन सिद्धांतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो गैर अपराधीकरण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेंगे, संशोधनों में निरंतरता सुनिश्चित करने और साथियों से सीखने को प्रोत्साहन करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई। इन चुनौतियों पर सफलतापूर्वक काबू पाने में एकीकृत नियमित
नियामक ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता और विविध मंत्रालयों की गतिशीलता आवश्यकताओं को अनुकूलित करने की क्षमता का पता चलता है। जन विश्वास अधिनियम 2023-19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों में प्रावधानों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करता है। इतने व्यापक विधायी बदलाव के प्रबंधन की जटिलताओं को कैसे दूर किया गया और संशोधनों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कौन से तंत्र मौजूद थे। जन विश्वास अधिनियम 2023 द्वारा किए गए व्यापक विधायी बदलाव की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से हल करने में एक कार्यनीतिक और समन्वित दृष्टिकोण शामिल था। जटिलताओं को प्रबंधित करने के लिए एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार तैयार करते हुए सभी संबंधित मंत्रालयों को सामान्य निर्देश जारी किए गए थे। इस व्यापक मार्गदर्शन ने सभी अधिनियमों में विविध संशोधनों को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त एक समिति ने सामान्य सिद्धांतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समिति ने नीति आयोग के सीईओ, कानूनी मामलों के विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। ये सिद्धांत एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करता है जो अपराध मुक्त प्रक्रिया के दौरान एक सुसंगत प्रक्षेप पथ सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए, सामान्य आपराधिक प्रावधानों यानी अधिनियम में लागू किसी भी उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करने वाले प्रावधानों को विशेष रूप से लक्षित किया गया। कार्यनीति में अलग अलग अपराधीकरण के लिए गंभीर उल्लंघनों की पहचान करना शामिल था, जबकि गैर अपराधीकरण के लिए छोटे प्रावधान निर्धारित किए गए थे। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य छोटे प्रावधानों को सुव्यवस्थित और सरल बताते हुए अन्य प्रावधानों की रोकथाम करते रहना है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम धारा 115 के तहत सामान्य प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत सभी उल्लंघनों के लिए 5 साल तक की कैद की सजा निर्धारित करता है। इसे जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत संशोधित किया गया और इसे अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड की निर्दिष्ट सीमा से प्रतिस्थापित किया गया। व्यापक कानूनी जांच के व्यापक कानूनी सिद्धांतों के प्रति संशोधनों के पालन को और अधिक मजबूत किया। अंतर मंत्रालयी परामर्श ने भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें शामिल 19 मंत्रालयों और विभिन्न विभागों के बीच संचार और सहयोग को बढ़ावा दिया गया। इन सत्रों ने विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान किया, यह सुनिश्चित करते हुए संशोधन प्रत्येक मंत्रालय के उद्देश्य के साथ सहजता से संरेखित हो। संक्षेप में, इस तरह के व्यापक विधायी बदलाव के प्रबंधन की सफलता जटिलताओं के सावधानीपूर्वक समाधान, सामान्य सिद्धांतों के पालन और संशोधनों के में निरंतरता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता में निहित है। क्या जन विश्वास अधिनियम अत्यधिक बोझ वाली न्यायिक प्रणाली के मुद्दे को संबोधित करता है और इसका लंबित मामलों और देरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ऐसे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है जिनमें सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं होता है और उनके स्थान पर दीवानी दंड या प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था करना है। छोटी तकनीकी और प्रतिक्रियात्मक चूक के अब गंभीर आपराधिक परिणाम नहीं होंगे। न्याय प्रणाली पर बोझ कम होगा और गंभीर अपराधों के न्याय निर्णयन को प्राथमिकता दी जाएगी। जन विश्वास अधिनियम के कार्यान्वयन का
अनिवार्य रूप से मतलब है कि 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले अधिकांश मामलों का फैसला अब अदालतों द्वारा नहीं किया जाएगा। छोटे अपराध से निपटने के लिए जहां भी लागू और व्यवहार्य हो, कुछ विधायकों में उपयुक्त न्याय निर्णयन तंत्र भी पेश किए गए। न्याय निर्णयन तंत्र वह है जिसके तहत प्रशासनिक या अर्थ न्यायिक प्राधिकारी मौद्रिक दंड लगता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति दंड से संबंधित निर्णय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान करने के वास्ते एक अपीलीय तंत्र भी शुरू किया गया है। यह अधिनियम अपीलीय तंत्र के साथ साथ प्रशासनिक न्याय निर्णयन तंत्र शुरू करके न्याय प्रणाली पर दबाव कम करता है, लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है और अधिक कुशल तथा प्रभावी न्याय प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। इस कानून का अधिनियम कानून को तर्कसंगत बनाने, बाधाओं को दूर करने, व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने की यात्रा में एक मील का पत्थर है। यह कानून विभिन्न कानूनों में भविष्य के संशोधनों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगा। एक समान उद्देश्य के साथ विभिन्न कानूनों में समेकित संशोधन से उद्योग और न्यायिक प्रणाली दोनों के लिए समान रूप से समय और लागत की बचत होगी। जन विश्वास अधिनियम की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा गहन समीक्षा की गई। क्या आप विधेयक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने में शामिल चुनौतियों और विचारों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं और समिति की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से कैसे समायोजित किया गया? जन विश्वास अधिनियम को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के समक्ष प्रस्तुत करना एक सावधानीपूर्ण प्रक्रिया थी। उनके विचारों और चुनौतियों का समाधान शामिल था। डीपीआईटी द्वारा गहन ब्रीफिंग, संबंधित मंत्रालयों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां और प्रावधानों को खंड दर खंड पढ़ना विचारों के पारदर्शी और सहयोगात्मक आदान प्रदान की कुंजी थी। समिति ने 7 सामान्य सिफारिशें की, जिनमें से 6 को सभी मंत्रालयों ने स्वीकार कर लिया। इनमें शामिल है: 1. अधिनियम की समीक्षा करके भविष्य में इसी तरह की कवायद जारी रखना। 2. समान कार्य करने के लिए राज्यों को सलाह जारी करना। 3. राज्यों को उनके विशेष क्षेत्रों में आने वाले कानूनों की समीक्षा करने के लिए सलाह जारी करना। 4. अन्य अधिकारियों की जांच करने और जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 के समान कार्य करने के लिए एक समूह की नियुक्ति। 6. विधि मंत्रालय दंड के निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण के साथ साथ एक न्याय निर्णयन तंत्र को भी शामिल करने के पहलुओं पर गौर करेगा। 7. जहां भी संभव हो, मुकदमेबाजी में वृद्धि से बचने के लिए कारावास को हटाने के साथ साथ जुर्माने के स्थान पर दंड भी लगाया जा सकता है। एक उल्लेखनीय चुनौती गैर आपराधिक प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश के इर्द गिर्द केंद्रित थी। कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग ने संयुक्त समिति की प्रत्येक बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया और इस मामले की व्यापक जांच की। इन बैठकों के दौरान चर्चा में खंड दर खंड वाचन और पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान करने की व्यवहार्यता की व्यापक जांच शामिल थी। व्यापक परीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया
कि गैर आपराधिक प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव देना संभव नहीं था। गहन विचार विमर्श के माध्यम से इस निर्णय पर पहुंचा गया। विचार विमर्श के दौरान प्रावधानों के निहितार्थ और प्रभावों पर गहन चर्चा की गई। संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को संबोधित करने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समिति के विचारों के साथ साथ तालमेल सुनिश्चित करके, मूल्यवान अंतर्दृष्टि को शामिल करके और तदनुसार विधेयक में संशोधन करके चुनौतियों का सामना किया गया। इस प्रक्रिया में समिति की चिंताओं के प्रति उच्च स्तर की प्रतिक्रिया शामिल थी। सहयोगात्मक माहौल में बढ़ावा दिया गया, जिसका उद्देश्य समिति के समर्थन से कानून बनाना था। संक्षेप में, प्रावधानों के पूर्वव्यापी प्रभाव को छोड़कर संयुक्त संसदीय समिति की सभी सिफारिशों पर विचार किया गया। इस प्रयास की सफलता पारदर्शी संचार, विस्तृत जांच और विधायी ढांचे में मूल्यवान प्रतिक्रिया को शामिल करने की प्रतिबद्धता पर निर्भर थी। परिणामी कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास को दर्शाता है। जनविश्वास अधिनियम 2023 में किन सिद्धांतों और सीखों को जनविश्वास 2 में शामिल किया जा सकता है? जनविश्वास अधिनियम में कई स्रोतों से सुझावों और सिद्धांतों को समेकित किया गया। ये जनविश्वास 2 सहित भविष्य के सभी गैर आपराधिक प्रयासों के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम कर सकते हैं। एक, उच्च अधिकारियों से निर्देश और सिद्धांत। माननीय प्रधानमंत्री और कैबिनेट सचिवालय ने जन विश्वास अधिनियम 2023 पर व्यवहारिक निर्देश दिए, जो भविष्य में गैर आपराधिकरण के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। अधिनियम के में बार बार संशोधन से बचने के लिए इनमें संशोधनों में स्थिरता लाने के निर्देश, परिचालन कृत्यों पर ध्यान केंद्रित करना, उपयोगकर्ताओं तथा नियामकों के परिप्रेक्ष्य की जांच करना, अधिक प्रशासनिक विवेक के साथ प्रणाली के साथ जो पर विचार करना, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करना और जुर्माना तथा दंड की मात्रा को अनुक्रमित करना शामिल है। 2, संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशें। संयुक्त संसदीय समिति ने गैर आपराधिकरण के दृष्टिकोण के संबंध में सामान्य सिफारिशें दी। मुकदमेबाजी में वृद्धि से बचने के लिए इनमें अन्य कृत्यों को जांच करने और अधिनियम के समान कार्य करने के लिए एक समूह की नियुक्ति, दंड के निर्णय के लिए अपीलीय अधिकारी के साथ एक न्याय निर्णयन तंत्र को शामिल करने के पहलुओं पर गौर करना और जहां भी संभव हो कारावास को हटाने के लिए साथ साथ जुर्माने की बजाय दंड का प्रावधान किए जाने जैसी सिफारिशें शामिल थीं। ये अनुशंसाएं सहायक हैं और जनविश्वास 2 के लिए आधार प्रदान करती है। 3, गैर आपराधिकरण का तरीका। जनविश्वास अधिनियम 2023 गैर आपराधिकरण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाता है। विभिन्न प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को हटाकर कारावास या जुर्माने को दंड से बदलकर यौगिकीकरण विकल्पों की शुरुआत करके अधिक न्यायसंगत कानून प्रणाली सुनिश्चित करता है। इस तरह के पैटर्न से भविष्य में गैर आपराधिकरण विधेयकों के लिए संशोधनों की आसान पहचान की जा सकती है और मसौदा तैयार किया जा सकता